नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में अडानी से जुड़ी एक और खबर की चर्चा करने के लिए। खबर क्या है? खबर यह है कि जिस प्रकार से अडानी नीचे चलते जा रहे हैं, एक बार में ही अपनी इतनी सारी संपत्ति का नुकसान देख चुके हैं, इंडिया मार्केट बड़ा होपफुल होकर के ये सोच रहा है सकारात्मक तरीके से कि अडानी बाउंस बैक करेंगे कब। क्योंकि जिस तरह से कुछ पिछले सालों में अडानी ऊंचाइयों पर गए थे, उनमें से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जिन्होंने उनके नाम पर इन्वेस्ट किया था, उनके वो हीरो थे कि भाई यार गजब तरीके से ऊपर चढ़ रहा है, और जब गजब तरीके से ऊपर चढ़ रहा है तो हमको कमा के दे रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय सिनेमा ने हमेशा हीरो को जीतता हुआ ही दिखाया है कि हीरो जाता जरूर है नीचे, लेकिन फिर वो बाउंस बैक करके वापस आता है। और वो जो बाउंस बैक करके वापस आने वाली चीज है ना, वो अडानी के साथ इन दिनों लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यार तुम कब वापस आओगे, यानी कि तुम्हारी स्थिति कब लौट कर वापस आएगी। और ऐसे में कुछ कहानियां पुरानी भी मिल जाती हैं। कुछ कहानियों में आज जो कहानी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो कहानी है धीरू भाई अंबानी की। एक बार धीरू भाई अंबानी के साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ था जो इस समय अडानी के साथ हो रहा है। अडानी जैसे इनके शेयर प्राइसेस एकदम आसमान में जाने लग गए थे और शेयर प्राइसेस एकदम धड़ाम से नीचे आने लग गए हैं, ऐसा ही कुछ धीरू भाई अंबानी के साथ भी हुआ था। उनके शेयर भी रातों रात आसमान की ऊंचाइयों पर गए थे और जब लौटने लगे थे तब का एपिसोड बड़ा ही रोचक है। तो धीरू भाई अंबानी और अडानी के बीच क्या समानता है, अब यह चर्चा का विषय होने लगा है कि जैसे धीरू भाई लौट करके हमेशा के लिए शेयर मार्केट पर स्थापित हो गए थे, क्या अडानी वापस बाउंस बैक कर पाएंगे? चलिए चर्चा करते हैं और समझाते हैं आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धीरू भाई अंबानी की घटना का अडानी से कैसा समानता है। चलिए देखते हैं। फिलहाल जैसा अपडेट यह है कि अडानी ग्रुप का मार्केट लॉस अब तक $110 बिलियन का हो चुका है। अडानी टॉप 10 के लिस्ट से गायब हो चुके हैं। जहां तीसरे नंबर पर चल रहे थे अडानी, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 21वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 21वें नंबर पर गौतम अडानी पहुंच चुके हैं, यानी आप सोचिए थर्ड नंबर से सीधे 21वें नंबर तक इन्होंने जंप मारा है। कुछ समय अगर फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स के अंदर गौतम अडानी 17वें नंबर पर दुनिया के अमीरों में चल रहे हैं। यह सब कब हुआ? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद उनके शेयर धड़ाम से नीचे आने शुरू हो गए। अब उम्मीदें हैं कि अडानी बाउंस बैक कब करोगे। अब जब यह कहानी निकल कर आती है तो धीरू भाई अंबानी की कहानी भी इनसे जोड़ करके लोग कनेक्ट कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी, जिनके ऊपर अगर आपको बहुत कुछ अच्छे से समझना है तो इनसे रिजेंबल करती हुई एक फिल्म बॉलीवुड में बनी है। हालांकि अंबानी परिवार मना करता है कि ये हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन बहुत से दृश्य उसके अंदर एज इट इज इनके जैसे ही दिखाए गए हैं। धीरू भाई अंबानी पर गुरु नाम से बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है। हालांकि फिलहाल हम गुरु के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप इस पिक्चर और उसको देख करके जो दृश्य है उससे कुछ अज्यूम कर जाएंगे। इसलिए मैं धीरू भाई अंबानी के बारे में आपको कुछ बताऊं उससे पहले रिकमेंड करूंगा कि मैंने इसी चैनल से, जो हमारा जो मेन चैनल है अंकित इंस्पायर्स इंडिया, उस पर कभी लगभग 6 महीने पहले एक सेशन किया था कि पेट्रोल पंप वेंडर से लेकर के भारत के सबसे अमीर आदमी बनने तक का सफर धीरू भाई अंबानी ने कैसे तय किया था, उसे आप जरूर देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं हमने कहानी इस पे की है कि धीरू भाई अंबानी 300 रुपए महीने की नौकरी करते थे और वहां से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की थी। कैसे हुआ था ये सब आप उसको वहां स्टोरी में सुने, लेकिन उसी कहानी को हम थोड़ा सा आपको पीछे उसी समय पर लेकर चलते हैं और एक बार का वाकया सुनाते हैं। बात है वर्ष 1977 की। धीरू भाई अंबानी ने अपनी, अच्छा देखिए, आज के समय में आप लोग शेयर खरीदते हैं डीमैट अकाउंट के माध्यम से। आप में से जो भी साथी अगर अब तक भी, क्योंकि मैंने अभी एक सेशन किया है जिसमें मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाई है ना, बिल्कुल कि ट्रेड कैसे होता है, शेयर कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सब बातें मैंने आपको थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले ही सेशन के अंदर फ्राइडे के दिन करके दिखाई है। अगर आज आप ट्रेड करने जाते हैं तो डीमैट अकाउंट से होता है। डीमैट अकाउंट के अलावा शेयर नहीं खरीदे बेचे जा सकते, लेकिन उस जमाने में शेयर जो है वो डीमैट अकाउंट से नहीं होता था। 96 के बाद डीमैट अकाउंट का प्रचलन आया और अब पेपर के रूप में शेयर मिलने बंद हो चुके हैं। अब केवल डीमैट अकाउंट से शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। एक समय था जब शेयर खरीदार वाले लोग जो हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी के आगे लाइन लगा के खड़े होते थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सामने कि भाई हमको शेयर लेना है किसी कंपनी का। उस समय शेयर फिजिकल तरीके से खरीदे बेचे जाते थे। अब वो सिस्टम नहीं है, अब आप ऑनलाइन खरीदते हैं। और हां, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है एंजल 1 का, जहां जाकर के आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। पूरी तरह फ्री खुलता है ये,
उस आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे पैन कार्ड, आपके अकाउंट नंबर, जो कि एकदम ऑथेंटिक तरीके से है। इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप उसका यूज करके अपने लिए डीमैट अकाउंट अभी खुलवा लें यदि आप शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं। ऑलरेडी इंडिया के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, इसलिए आप कुछ अनोखा नहीं करेंगे कि भाई मैंने खोल लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए हम आपको बात बताते हैं उस जमाने की जिस समय डीमैट अकाउंट नहीं होता था, पेपर के रूप में शेयर बिका करते थे। उस समय रिलायंस ने सोचा, यानी धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि भाई अपन ने अब रिलायंस नाम की एक कंपनी बना ली है, रजिस्टर कर ली है। अब रिलायंस को देखिए, शेयर मार्केट में कोई व्यक्ति क्यों उतरता है? इसलिए उतरता है क्योंकि वो जनता को अपना हिस्सा बेच करके जनता से पैसे उगाता है और अपनी कंपनी को बड़ा करता है। उस वक्त रिलायंस ने 10 रुपए का शेयर निकाला। हालांकि 1977 के अंदर 10 रुपए का शेयर भी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन उस समय 10 रुपए का शेयर निकाला और 28 लाख इक्विटी शेयर निकाले। 28 लाख, जैसे अभी अडानी जब लेके आए थे तो 4.5 करोड़ के आसपास एफपीओ के अंदर शेयर लेके आए थे, है ना। तो मतलब ये हुआ कि 28 लाख का मतलब ये हुआ कि कुछ 0.001 प्रकार से आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे। होता क्या है आईपीओ, ये मैंने खूब अंकित इस पे बातें बाजार के पे समझाया हुआ है आप लोगों को, आप देख लेना। मतलब कि एक बिग पाई है, उसके अंदर कंपनी सोचती है कि मैं अपना इतना % हिस्सा लोगों के साथ शेयर करके उनसे हिस्सा लेके पैसा कमाती हूं, पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को बड़ा करेंगे ताकि शेयर होल्डर की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 28 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में उतारे थे, किसने? धीरू भाई अंबानी ने, 10 रुपए के हिसाब से। तो सीधा सीधा 28 लाख गुणा 10 कर लो, 280 लाख हो गए। 2 करोड़ 80 लाख रुपए सीधे सीधे अंबानी के पास उस समय आ गए। ठीक है, अब साहब इन्होंने आईपीओ निकाला। आईपीओ जैसे ही निकाला तो भाई इनके आईपीओ को खरीदने में लोगों ने गजब तरीके से इंटरेस्ट दिखाया, लोगों के बीच में लाइन निकल गई। ये अपना बकायदा प्रचार करने के लिए रोड पर निकला करते थे। देखो आज के समय पे आईपीओ का तरीका क्या है, जैसे अडानी अपना एफपीओ लाने वाले थे तो जाकर के कभी इंडिया टुडे पर, तो कभी इंडिया टीवी पर, तो कभी कहीं वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि हाँ भाई मेरा एफपीओ आ रहा है, 20,000 करोड़ रुपए आप आदमी से उगाने हैं। उस समय ये टीवी टावी का सिस्टम इतना था नहीं, लोगों के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी का पेनिट्रेशन नहीं था, मार्केट मुंबई से ऑपरेट होता था। तो इस समय आप देख सकते हैं धीरू भाई अंबानी एसएस नदकर्णी के साथ एक रोड शो कर रहे हैं रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। 1977 का यह फोटो है जिसमें वो बता रहे हैं कि हाँ भाई हमारा शेयर आ रहा है, आप लोग खरीदें। तो ये अपने जब शेयर का प्रचार करने निकले तो आप देख सकते हैं उस जमाने में इस तरह शेयर खरीदने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर लाइन लगती थी, कतार लगती थी, लोग शेयर खरीदने जाते थे। ठीक है, आज डीमैट अकाउंट के बाद ये पूरी तरह साफ हो चुका है। अब सब लोग ऑनलाइन ही परचेजिंग करते हैं, ये ऑनलाइन क्रांति है ना। तो आज के समय पर कभी भी पेपर के रूप में शेयर नहीं मिलता है। ठीक है साहब, आप सोच सकते हैं ये दृश्य जो है ना, ये वाला, अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो आपको यह फिल्म का दृश्य एज इट इज दिखाया जाता है, जिसमें यहां पर अभिषेक बच्चन खड़े हैं और सामने यहां लोग खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि रिलायंस के शेयर ले चुके हैं। ऐसी मीटिंग को एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम मीटिंग, जो रिलायंस आज भी करता है, वो अब लेकिन इस तरह से नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब लोगों के जगह पर लोगों के मोबाइल में शेयर हैं। तो एजीएम मीटिंग, जिसको रिलायंस आज भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान मानता है, जिसमें 35,000 शेयर होल्डर एक साथ मुंबई के अंदर 1986 में एकत्रित हुए थे क्योंकि उन्होंने रिलायंस का शेयर खरीद लिया था। यह आप सोच सकते हैं ये फिल्म का आखिरी दृश्य है। अगर आपने गुरु मूवी देखी हो, उसमें यह आखिरी दृश्य दिखाया जाता है कि रिलायंस की मीटिंग स्टेडियम में हुआ करती थी, एजीएम मीटिंग, जिन्होंने शेयर खरीद लिए। क्योंकि शेयर धारक कंपनी का मालिक ही तो होता है, हिस्सेदार तो हो गया ना भाई, पूरी तरह मालिक नहीं हुआ तो क्या हुआ। हिस्सेदार को जानने की जिज्ञासा है कि कंपनी क्या कर रही है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये दृश्य भी। तो मैं गुरु का प्रचार नहीं कर रहा हूं, असल में मैं बता रहा हूं कि इस तरह की रियलिटी थी जिसको देख करके फिल्म बनी है। चलिए खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए आगे आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर आज आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरू भाई अंबानी ने बड़ा ही मेहनत करके अपना शेयर निकाला था, और शेयर निकाल के बढ़िया प्रचार प्रसार के साथ जब उन्होंने अपना शेयर मार्केट में निकाला तो लोगों ने बहुत ही अच्छे से इनको शेयर को परचेज भी किया था। ठीक है साहब, 1978 में रिलायंस कंपनी के शेयर की कीमत 5 गुना ज्यादा बढ़कर 50 रुपए हो गई। यानी 10 रुपए में शेयर लॉन्च किया 77 के अंदर, 78 में वो 50 रुपए पहुंच गया। बिल्कुल अब दिमाग लगाते जाना, 135 रुपए का निकाला था अडानी ने अपना जो शेयर है ना, 2 साल पहले 135 रुपए का था, इस समय वो 4,3100 पहुंच गया था। 13 3 39, 30 टाइम्स ज्यादा हो गया था, है ना। अब रिलायंस के साथ क्या हो रहा था आप वो देखो, 1980 में उनका एक शेयर 104 रुपए का हो गया, 10 गुना ज्यादा। 1982 में 18 गुना बढ़कर 186 रुपए पहुंच गया। रिजेंबल कर पा रहे हो आप?
1977 में शेयर आया, 5 साल में 18 गुना बढ़ गया। यानी जिसने 10 रुपए का शेयर खरीदा था अब वो 186 रुपए का हो गया। सेम ऐसे ही आज आप जब देखते हैं 2020 के मुकाबले अडानी को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि वो 25 गुना 30 गुना ज्यादा चला गया। तो वो मिलती जुलती घटना है। 20 गुना ही के आसपास बढ़ा था। हाँ मतलब 13 दूनी 26, 20 से 25 गुना ही तो अडानी का शेयर बढ़ा था। जैसा इनका बढ़ा था वैसा अडानी का बढ़ा था। अब ये होता क्यों है? क्योंकि शेयर मार्केट प्रिडिक्शन बेस्ड मार्केट है, उम्मीदों पर बसा हुआ मार्केट है। लोग कल्पनाएं करते हैं कि यार ये आदमी है ना, ये हमें बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। इस कल्पना के साथ शेयर मार्केट आगे बढ़ता है। शेयर मार्केट प्रैक्टिकल ग्राउंड से ज्यादा इस विश्वास पर भी आगे बढ़ता है कि आज हमने कर दिया ना, इस आदमी में हिम्मत जता दी ना हमने, तो ये करेगा। ऐसे ही धीरू भाई अंबानी पर लोगों ने अपनी हिम्मत वो बरसाई। लेकिन साहब किसी ना किसी को तो ये बात बुरी लगती है, विशेष रूप से उन्हें जो मरे का माल खाते हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। उनको ये बात बुरी लग रही थी कि यार अंबानी का शेयर तो चढ़ा ही जा रहा है, हम तो कुछ कमा ही नहीं पा रहे। आपको मालूम होना चाहिए शेयर मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। हालांकि कई तरह के एनिमल्स होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा बियर और बुल की ही चर्चा होती है। बुल वो जो कि मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, बियर वो जो मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ कलकत्ता के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग थे जिन्हें अडानी का शेयर बढ़ना पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि अडानी का शेयर जो है, जैसे आज अडानी बोल रहा हूं, अंबानी का बढ़ना पसंद नहीं था, जैसे आज अडानी के केस में हो रहा है। हिंडनबर्ग लेके आ गया कि देखो साहब बढ़ रहा है, गलत है ये। तो अब लोगों के मन में क्या आ गया, गलत है तो गलत है। तो ऐसे ही उस समय जो है ना, शेयर मार्केट के दलालों ने धीरू भाई अंबानी का हाल बिगाड़ने की कोशिश की थी। अगर आप धीरू भाई अंबानी के बारे में या इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में कौन कितना प्रभावी तरीके से मार्केट को प्रभावित करता है, तो इसके लिए ना शेयर मार्केट के एनिमल्स, यानी कि कौन बियर है कौन बुल है, इसको लेकर के मैंने बातें बाजार की पर एक सेशन किया हुआ है, आप जरूर देखना ताकि आप समझेंगे बियर कौन होता है, बुल कौन होता है। 1982 में रिलायंस के शेयर की कीमत जहां धूम मचा रही थी, वहीं 24 लाख से अधिक निवेशक ऑलरेडी जुड़ चुके थे। रिलायंस के निवेशकों ने अब क्या हुआ, रिलायंस ने साहब 1977 में पैसे ले लिए, लोगों से उगा लिए। अब इन्होंने सोचा और थोड़े पैसे उधार लिए जाएं मार्केट से। अब कैसे लें? तो देखो होता क्या है, सिंपल सा तरीका समझना। अब मेरी एक वैल्यू बन गई कि मेरे ऊपर इतने लोगों ने विश्वास कर रखा है, तो मैंने क्या किया, अपना एक पत्र लिख करके अपने एक मित्र को दिया। मित्र से मतलब मार्केट में कोई और व्यापारी है, उसको दिया कि यार मुझे ना आप 10 करोड़ रुपए उधार दे दो, मैं आपको इतना % ब्याज के साथ पैसा रिटर्न कर दूंगा। कंपनी जब आपस में इस तरह का व्यापार करती हैं, आम आदमी के साथ नहीं, अपने व्यवहार में जहां बातें करती हैं बिना बैंक के, तो उसे डिबेंचर जारी करना कहते हैं। मतलब अपने लेवल पर कुछ कंपनीज के साथ पैसे ट्रांसफर करने का काम करती हैं। तो डिबेंचर भी एक प्रकार का पैसे जुटाने का तरीका होता है। तो धीरू भाई अंबानी उन दिनों शेयर से पैसे उगा रहे थे, डिबेंचर से पैसे उगा रहे थे, और उसी बीच के अंदर जो कोलकाता के रहने वाले दलाल थे, उन्हें यह समझ में आने लगा कि अब धीरू भाई को नीचे गिराने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ब्याज पर पैसे उठाने के लिए अपने साथ में किसी व्यापारी के पास गए हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा, बिल्कुल सिमिलरिटी देखना आप, जैसे अडानी इन दिनों एफपीओ लेकर आ रहा था, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी, एग्जैक्टली वैसे ही उस समय धीरू भाई जो है वो लेने जा रहे थे डिवेंचर से पैसा, यानी डिवेंचर का मतलब अपना इनपुट देकर के पैसा लेने जा रहे थे। उस समय पर उन कोलकाता के व्यापारियों ने शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया। ये कोलकाता के व्यापारी कौन थे? कोलकाता के दलाल थे कुछ। उन्होंने क्या तरीका अपनाया, तो वो तरीका आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप इन 2 सेशंस को जो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं आप सुन लेंगे। मैंने सब चीजों पे आपके लिए सेशन किए हुए हैं कि कैसे हिंडनबर्ग ने अडानी का साम्राज्य डुबोया, कैसे हिंडनबर्ग को भारत पर हमला अडानी ने करार दिया। तो हुआ क्या शॉर्ट सेलिंग का मतलब, वो मैं आपको समझाऊं उससे पहले शॉर्ट सेलिंग थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लो। हालांकि मैंने ये भी समझाई हुई है, फिर भी बता देता हूं। सामान्यतया क्या होता है, जैसे इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करें कि अगर मान लो मुझे ये पता है, मैंने आपसे समझ लो कि मैंने आपसे 100 रुपए किलो के भाव से 10 किलो अनाज खरीदा था। कितना? 100 रुपए किलो के भाव से 10 किलो अनाज खरीदा था, यानी 1000 रुपए का मैंने आपसे अनाज खरीदा था। मैंने आपको 1000 रुपए दे दिए, मेरे पास 10 किलो अनाज आ गया। ये तो हो गया सिंपल क्रय विक्रय। लेकिन अब मैं एक तरीका अपनाता हूं, और वो क्या है, मैंने आपसे 10 किलो गेहूं उधार में ले लिया है, वो 1000 रुपए का ही मैंने उधार में ले लिया। उधार का मतलब क्या हुआ? उधार का मतलब यह हुआ कि मैं आपको 10 किलो गेहूं लौटा करके अपने पैसे वापस लेके जाऊंगा। यह उधार लेने की प्रक्रिया समझ में आई। अब क्या होता है, इस बीच में मैं जुगाड़ में लग गया। क्या जुगाड़ में लग गया? कि मुझे इन्हें 10 किलो गेहूं लौटाने हैं।
तो मैं क्यों ना ऐसा करूं, कहीं से सस्ते में गेहूं खरीद के ले आऊं और इनको 10 किलो गेहूं पहुंचा दूं। अब सस्ते में गेहूं कैसे लेकर आऊं, मैंने तो 100 रुपए किलो खरीदी थी इनसे। सस्ते में करने का तरीका मैंने दिमाग लगाया कि मैं मार्केट में कोई ऐसी न्यूज फैला दूं कि गेहूं के अंदर एक अचानक गंभीर बीमारी आ गई है, जिसके आने के बाद से गेहूं खाने योग्य नहीं बचेगा, तो लोग गेहूं खरीदना बंद कर देंगे। गेहूं खरीदना बंद कर देंगे, हालांकि मेरे 10 किलो के लिए नहीं करेंगे, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में, पैनिक सिचुएशन में, लोग गेहूं को सस्ते दामों पर बेचेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने 10 किलो गेहूं तो इनसे उधार लिए थे 1000 रुपए में। अब मैं क्या करूंगा, इनको 10 किलो सस्ता गेहूं खरीद के, क्योंकि अब भाव गिरेगा, मान लो 90 के भाव पे आ गया, मैंने 90 के भाव पे 10 किलो गेहूं खरीदा, इनको 10 किलो भेजा। तो एक तरीके से मैंने 1000 रुपए में 10 किलो गेहूं की उधारी ली थी, वो मैंने 900 में ही चुका दी। आपको समझ में आ गया, उधारी को सस्ते में चुका दिया। ये जो सस्ते में चुकाना है ना, चुकाना, शॉर्ट सेलिंग, समझ में आ गया। इसमें मैं कितना मुनाफा कमा गया, 100 रुपए का। कैसे, मुझको 1000 रुपए के बदले 900 रुपए में काम हो गया मेरा। ये जो प्रक्रिया है, ये शेयर मार्केट में भी होती है। शेयर मार्केट में ब्रोकर क्या करते हैं, किसी से शेयर उधार ले लिए, उधार लेकर के उन्हें सेल करना शुरू करते हैं। अब इस प्रक्रिया को मैं अंबानी के केस में समझाता हूं सीधा। जैसे हिंडनबर्ग है ना, वो भी शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। मैं इसके रिलायंस के साथ जोड़कर आपको सुनाता हूं कि रिलायंस के साथ क्या हुआ था। तो हुआ क्या कि शेयर मार्केट में उन दिनों मैनुअल तरीके से शेयर बिकते थे। मैनुअल से मतलब लोग खड़े होकर बेचते थे, इसका शेयर ये रहा, इसका शेयर ये रहा। इसके ऊपर जो फिल्म आई है ना, उसको मतलब बहुत सी चीजें शेयर मार्केट पर ऑलरेडी आ रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो अब क्या है, इनके केस में, शॉर्ट सेलिंग के केस में क्या हुआ कि दलाल स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे शेयर ब्रोकर्स ने क्या किया कि लोगों के अंदर यह माहौल पैदा करते हैं कि अंबानी के शेयर में कोई वैल्यू नहीं बची। इसके लिए उन्होंने क्या किया, दलालों ने अपने जानने वालों से शेयर उधार ले लिए और शेयर उधार लेकर उन्हें मार्केट में बेचना शुरू किया। बेचना शुरू किया मतलब जिस समय 136 रुपए प्रति शेयर चल रहा है धीरू भाई का, उस समय उन ब्रोकर्स ने उस शेयर को सस्ते में बेचना शुरू किया, ताकि लोगों में यह लगे कि यार ऐसा क्या हो गया, धीरू भाई का शेयर इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। आपको बात समझ में आ रही है। लोगों में यह भाव पैदा करना कि यह शेयर कीमती नहीं रह गया, सस्ते में मिल रहा है, ले कितना चाहिए, 186, तो 150 में ले जा। तो अचानक भाव क्या होगा, टूटेगा। भाव टूटेगा तो बिकवाली होने लगेगी। शेयर मार्केट डर का मार्केट, लोग तुरंत, अरे भाव गिर रहा है, भाव गिर रहा है, बेचो बेचो बेचो, अपना भी बेचो, पता चले कि ये दोबारा 10 पे ना पहुंच जाए। जैसे अभी हो रहा है, लोगों में डर क्या है, अडानी का शेयर इसलिए नहीं बिक रहा है कि हिंडनबर्ग ने कोई बहुत बड़ा राज खोल दिया है। डर के मारे कोई, अरे कहीं वापस 135 ना पहुंच जाए, तो मेरे पास जितने में है उसे बेच के मैं तो मुक्ति पाऊं। इस नतीजे के कारण क्या होता है, शेयर मार्केट का भाव धड़ाधड़ गिरने लगता है। ये जो डर है ना, ये साहब बहुत बड़ी चीज है शेयर मार्केट के अंदर। तो हुआ क्या, धीरू भाई इस बात को पता लगा लिए कि इस तरह से इन ब्रोकर्स ने उधार पैसे लेके, उधार लेके कहीं से शेयर खरीदे हैं, और शेयर जो है ये मार्केट में बेच करके मेरे शेयरों का भाव गिराना चाहते हैं, और गिराकर जब भाव कम आ जाएगा तब मैं उस शेयर को खरीदेंगे। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में धीरू भाई ने अपने जुगाड़ लगा करके अपने साथ वालों से, जो पैसे वाले मित्र थे, उनसे कहा कि देखो मार्केट में मेरा शेयर ब्रोकर जो कोलकाता वाले हैं ये सस्ते में बेच रहे हैं, आप लोग एक काम करो, इन शेयर्स को खरीद लो। अब धीरू भाई की बात मानकर उनके कोई मित्र थे, आज तक उनका नाम किसी को पता नहीं चला है, हालांकि उनका सरनेम शाह है, ये पता चला है, उस समय की बात है। उन्होंने उस समय कोलकाता के शेयर ब्रोकर्स के वो जो सस्ते शेयर बिक रहे थे ना, उनको सबको महंगे दामों पर खरीद लिया। कहते हैं उस समय करोड़ों में वो शेयर खरीद लिए गए। फिर क्या हुआ, शेयर खरीद लिए गए तो जो दलालों की रणनीति थी, ये जो दलाल नीचे तक लाने की कोशिश करते हैं शॉर्ट सेलिंग करके, वो रणनीति फेल मार गई। पनिशमेंट क्या होता है मैं वो बताता हूं आपको। शॉर्ट सेलिंग वाले जो दलाल होते हैं ना, वो दूसरे से जब शेयर लेके आते हैं बेचकर कि हाँ भाई हम बेचेंगे, फिर सस्ता में दाम जैसे ही आएगा खरीद के आपको चुका देंगे। अगर आप लौटा नहीं पाते ना सामने वाले को, तो 50 रुपए प्रति शेयर प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगती है। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जो उधार लेने का सिलसिला है, उसमें बड़ा रिस्क क्या है, 50 रुपए प्रतिदिन। उस समय था यह हाल। तो ऐसी स्थिति में धीरू भाई समझ गए कि बेटा अगर मैंने तुमको सस्ते में पड़ने ही नहीं दिया शेयर,
और मैं सारे शेयर खुद से खरीदवा दिया, तुम भी बेचोगे वो भी खरीद लिया, तो बेटा तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम अपने ओरिजिनल विक्रेता को अपना शेयर लौटा ही नहीं पाओगे। तुम्हारे ऊपर 50 रुपए पेनल्टी प्रति शेयर आने लगेगी, तो तुम बर्बाद ही हो जाओगे। आप समझ रहे हो गेम धीरू भाई अंबानी का? भाई साहब, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हालात इतनी बुरी हो गई कि शॉर्ट सेलिंग करने वाले जो लोग थे वो धीरू भाई अंबानी के सामने आके सरेंडर हो गए कि महाराज आप जीत गए और हम हार गए। बोले अब क्या करें? बोले अब समझौता कर लो। धीरू भाई ने कहा मिलूंगा ही नहीं मैं तुमसे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 दिन तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बंद रहा, मुंबई का शेयर बाजार बंद रहा। क्यों? क्योंकि दलाल बर्बाद। क्यों बर्बाद? क्योंकि उन्होंने धीरू भाई को नीचा दिलाने का जो प्रयास किया था, धीरू भाई ने एक और गेम खेल के सारे शेयर खरीद के उनको बर्बाद ही कर दिया कि लो हो जाओ तुम खराब। अब तुम लौटा कैसे पाओगे? लौटा पाओगे नहीं, 50 रुपए देने की तुम्हारी औकात नहीं, मर गए तुम लोग। अब 50 रुपए एक शेयर का मतलब लाखों शेयर थे, दे नहीं पाओगे तुम, खत्म। भाई साहब, फिर शेयर मार्केट के अधिकारियों को बीच में आकर दलालों और धीरू भाई अंबानी के बीच समझौता कराना पड़ा। जब समझौता हुआ उसके बाद यह माना गया धीरू भाई आप तो हो गए अब इस शेयर मार्केट के मसीहा, क्योंकि जिसको बियर खींच के नीचे ना ला पाए वो सुपर बुल है। और उसके बाद फिर धीरू भाई ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। है इंटरेस्टिंग कहानी। आप बस ये उम्मीद करें कि हिंडनबर्ग ने जो काम किया, क्योंकि विदेशी कंपनियां इन्वॉल्व हो गई, हालांकि सेम वैसा ही अडानी ने भी करवाया, अपने सारे एफपीओ को अपने जानने वालों को बिकवा दिया। यानी एफपीओ का शेयर नीचे नहीं आने दिया अडानी ने भी। यहां तो अडानी भी सेफ प्ले कर गया, लेकिन जो लोगों के शेयर नीचे आ रहे हैं उसको वो नहीं बचा पा रहा। हालांकि कोशिश चल रही है, जैसे शुक्रवार के दिन 50% शेयर वापस लौट के भी आया था। जब 1200 का भाव पहुंच गया था वो लौट करके वापस भी चढ़ के आया था। ठीक है ना? तो ये है पूरी वो कहानी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बड़ी अच्छी लगी हो। बाकी मैं पढ़ के इसमें से सुना देता हूं आप लोगों को। तो हुआ क्या था, इस शेयर का जो समय नहीं लौटाएगा तो ये वो था। तो 18 मार्च 1982 के दिन शेयर बाजार शुरू होने के आधे घंटे बाद ही जो बियर थे कोलकाता वाले, उन्होंने 3.5 लाख शेयर शॉर्ट सेलिंग पर निकाल दिए। इतने ज्यादा शेयर बिकने की वजह से एक शेयर की कीमत 131 से गिरकर 121 रुपए आ गई। कोलकाता के दलालों को लगा कि डूबता शेयर है तो कोई बड़ा शेयर मार्केट का दलाल नहीं खरीदेगा। इस तरह शेयर की कीमत में लगातार कमी आएगी और बाजार में भगदड़ मचने से शेयर पूरी तरह गिर जाएगा और रिलायंस का डूबना तय हो जाएगा। मार्केट में गजब चलता है काम, अपन को थोड़ी समझ में आता है। लेकिन उस समय धीरू भाई ने जाकर के अपने दुनिया भर के जो बड़े बुल थे ना, उनसे संपर्क साधा कि बोले भाई बचाओ कैसे भी करके। और फिर बियर और बुल की लड़ाई हुई। बियर और बुल की लड़ाई में 18 मार्च की शाम को दिन खत्म होते होते 125 रुपए तक ही शेयर टूट पाया था, क्योंकि धीरू भाई को इनपुट लग गया था। ऐसी इनपुट मतलब उनको सूचना मिल गई थी कुछ ऐसा हुआ। 30 से 3 दिनों के भीतर रिलायंस के 11 लाख शेयर बिक गए। इनमें से 8.5 लाख के करीब अंबानी के जो मिलने वाले दलाल थे उन्हीं ने खरीद लिए। सोचो 11 लाख शेयर में से 18 लाख मतलब 8.5 लाख शेयर जो है ना उनके मिलने वालों ने खरीद लिए कि लाओ दे दो। दलालों की हालत खराब हो गई थी। सोचो स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि दलालों को जिनके साथ समझौता करने के लिए आना पड़ा। 3 दिन तक शेयर मार्केट बंद रहा। अंबानी अपनी बात पर अड़ गए, नहीं मैं सरेंडर नहीं करूंगा। सोच कर देखो, फिर जाकर के धीरू भाई मसीहा बने थे मार्केट के। ठीक है, हालांकि आज तक ये नहीं पता चला है कि वो कौन व्यक्ति था जिसने 1900 मतलब उसके अंदर 82 के अंदर जो संकट उत्पन्न हुआ था उस समय धीरू भाई के सारे शेयर खरीदे थे। 22 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे उस व्यक्ति ने। हालांकि प्रणब मुखर्जी के द्वारा संसद में अपना जवाब देते हुए बताया गया था कि उस व्यक्ति का नाम वो कोई एनआरआई है जिसने ये शेयर खरीदे थे। नाम के पीछे सरनेम शाह है, लेकिन आज तक मतलब उसके बारे में कोई बात पता चली नहीं है कौन व्यक्ति था जिसने वो शेयर खरीदे थे। आरबीआई ने हालांकि इस पूरे मसले को क्लीन चिट दे दी थी। ठीक है, थी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो होप फॉर दी बेस्ट, क्या पता वापस लौट कर आ जाए अडानी। चलिए खैर, जैसे भी प्रेडिक्शन है, ये तो मार्केट है, हमारी जानकारी आप तक केवल ये बताने की है। ना तो हम ये है कि भाई आप अडानी खरीदें और ना अडानी बेचें। हम कोई शेयर ट्रेडर तो है नहीं, आपको केवल जानकारी सुनाने वाले, तभी तो हम बातें बाजार की कर रहे हैं। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बाकी अपना प्यार इसको बनाए रखें और जितना ज़्यादा हो सके बातें बाजार की को सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों से भी सब्सक्राइब करवाएं, लोगों तक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बनवाएं। धन्यवाद।